Hello, good morning, everyone. Today we are discussing important questions from 2019 paper. Eric Midline and ABI Inform are instances of. अब ये जो words हैं Eric Midline and ABI Inform ये सब क्या है? डाटाबेस मतलब हम लोग जो अभी ट्रेंड बहुत चेंज हो गया. अब क्या ऑनलाइन ऑफलाइन ये वाला मेथड जो है अब हम सब अच्छी तरह जानते हैं. तो एरिक मिडलाइन और एबीआई क्या एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के, ई डाटाबेस के. और ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी दे सकते हैं. अगर हमें कोई रिसर्च करना हो, कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पूछा गया है इंस्टांस किसके हैं, ये साइटेशन सर्विसेज के या इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. ठीक है, क्लियर हो रहा है. आप इस चीज को मत कहो कि भाई आंसर का टिक किया हुआ है नहीं टिक किया हुआ है, उससे मतलब नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. आपको एवोल्यूशन पढ़ना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन पढ़ना है, जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक ये तीनों पढ़ना है आपको. ठीक है, फॉर्मेटिक जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ते पढ़ते अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे सडन एक टेस्ट देना है. हाँ भाई खड़े होगी, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. बताओ मैं एरिक के बारे में क्या बता रही हूँ, कमेंट करके बताओ. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कर रही हूँ. अगर मैंने पूरी क्लास ले ली और मैं कह रही हूँ कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायग्नोज करूंगी कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया. मैं पूरा चेक करके देखूंगी. आप लोगों का पूरा 3 मंथ का कोर्स अगर खत्म हो जाता है पेपर 1 का, उसके बाद मैं एक समिटिव एग्जाम लूंगी, फाइनल एग्जाम. उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रेड दे दूंगी. बस यही है तीनों एवोल्यूशन. पढ़ाई जितनी सिंपल वर्ड्स में हो उतनी ज्यादा समझ में आती है. ठीक है, तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मेन रीजन क्या हुआ, टू प्रमोट स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल भी नहीं. टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग को बढ़ाना. टू एनहांस कोऑपरेशन इन द क्लास. टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी. अब देखो ये जो लिखा है ना, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी. अब हम यहाँ पर जब आंसर देंगे तो हमारे पास कंफ्यूजन के लिए 2 सेंटेंस दे दिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाना या फिर इनहांस टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी. इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग हमेशा टिक करोगे इसमें. तो इसमें टिक करोगे तो क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा, फटाफट से बताओ. मैंने अभी मेथड बताया ना आपको. यस एब्सोल्युटली ये गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ. अगर मैं यहाँ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करती तो मैं कहती हाँ मुझे समझना है कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है. बट यहाँ तो मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि भाई आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया. तो मैं आप लोगों का क्या कर रही हूँ, लर्निंग को बढ़ा रही हूँ, इनहांस कर रही हूँ. तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड. नंबर 3 है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर. स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास क्या होती है और टीचर सेंट्रिक क्या होती है. ठीक है, जब हम लोग पहले के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर टीचर हमारे सेंटर में हुआ करते थे और बच्चे उनको फॉलो किया करते थे. जो टीचर जी बोलेंगे हम वही करेंगे. बट अब ऐसा नहीं हुआ, अब मेथड हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक. अब कहा जाता है कि नहीं, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, उसकी बात को समझो, उसके हिसाब से पढ़ाई करानी होगी. तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का मतलब क्या हुआ, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मैं हर एक के हिसाब से पढ़ाऊंगी, जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं सबके प्रॉब्लम्स को समझूंगी. कोई कैसे सीखना चाहता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है. रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, मैं टीचर से संबंधित जो लेक्चर है ना वो बिल्कुल कम कर दूंगी. रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, पहले की नॉलेज को याद दिलाऊंगी कि भाई तुमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. इंगेज करूंगी सारी क्लासरूम को. अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही एक पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा एंगेजिंग द क्लासरूम, तो फटाफट से उनका दिमाग इधर भटक जाएगा. यहाँ नहीं भटकाना है. स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब होता है कि मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझूंगी, यानी मैं हर एक स्टूडेंट के हिसाब से समझने की कोशिश करूंगी, क्लास में उनको पढ़ाने की कोशिश करूंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम्स द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन कैसे घूमते हैं, क्वेश्चन वही है, यूनिट वही है, हर टॉपिक वही है, फिर भी गड़बड़ कहाँ होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से समझते नहीं है. ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है. क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो रिसर्च पैराडिगम्स जो है वो फोकस कर रहे हैं रियलिटी को इंटरप्रेट करने की पार्टिसिपेंट की पर्सपेक्टिव से. यानी अगर मुझे रिसर्च करनी है और मैं उसको उसमें इन्वॉल्व होके समझूं,
तो वो किस तरह की रिसर्च होगी? क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी? मैं खुद पे कोई एक्सपेरिमेंट करूंगी? नहीं तो। एक्सपोज्ड होगी? एक्सपोज का मतलब हो गया कि भाई जो घटना घटित हो चुकी, मैं साइकिल से गिरी थी, मुझे कितनी चोट लगी, उसके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एथनोग्राफिक रिसर्च कर रही हूँ क्या मैं सोसाइटी में इन्वॉल्व होकर उसमें इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ? तो हाँ, यस, यही तो है। मैं रियलिटी को समझने के लिए वहां पर पार्टिसिपेंट के रूप में पर्सपेक्टिव लूंगी, तो ये रिसर्च कर पाऊंगी। अब समझ में आया कि मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है? इस तरह से समझ के सारे क्वेश्चन अपने ऊपर पे समझो, सारे क्वेश्चन अपने ऊपर बैठाओ, क्योंकि बेसिकली नेट पेपर 1 है एक लेक्चरार के लिए, और आप है लेक्चरार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड? अब यहाँ पे टेस्ट कौन सा होगा? लर्निंग डिफिकल्टी का। मुझे पता है आप लोगों ने अब तक तो टिक कर दिया होगा, वेरी गुड। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम एज अ लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस। अब क्लास के अंदर कौन से ऐसे टीचिंग एड है, मतलब कौन कौन सी चीजें मदद करेंगी टीचर को जिससे वो अच्छा पढ़ा सके? ईमेल मदद करेगा क्या? ईमेल मदद करेगा? मैं आपको ईमेल कर देती हूँ कि मैं आज ये पढ़ा रही हूँ, आप खुद से पढ़ लेना। नहीं करेगा। स्काइप ही करेगा क्या? स्काइप ही ऑनलाइन जैसे हम वीडियो चैट करके अगर पढ़ाएं तो? हाँ, बिल्कुल करेगा। तो बी तो करेगा, तो बी को टिक कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, जो आपको सही लगे उसको टिक करो। बी कहाँ सही है? बी 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 बी, सब में बी है, इसमें नहीं है, इसको कट कर दो, कंफ्यूजन दूर, एक ऑप्शन हटा दो फटाफट से। अच्छा, ईमेल ए, ए इसमें है, इसको भी हटा दो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस ये हो गया आंसर, बस और पढ़ना नहीं है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट करो, खत्म खत्म करो बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोबॉल सैंपलिंग, सैंपलिंग डिजाइन। भाई क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें आपको क्लियरली पढ़ना है, और कमेंट करो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का मतलब नो सिरदर्दी। ऐसे पढ़ो कि रिसर्च भी करो, तो सामने स्टूडेंट को रिसर्च पढ़ने में भी मजा आ जाए कि हाँ भाई ऐसे स्कॉलर होना चाहिए, वो नहीं कि मोटा चश्मा लगाया और एकदम परेशान है। ठीक है, चलिए। स्नोबॉल सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग नेट। अच्छा, मोटा चश्मा वैसे मैं भी लगाती हूँ ठीक है, बट हाँ, पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए। स्नोबॉल सैंपलिंग प्रोसेस है, सैंपल कैसे कलेक्ट कर सकते हो? नेटवर्क से, ग्रुप से, स्नोबॉल से, कंप्यूटर प्रोग्राम से। तो स्नोबॉल सैंपलिंग को पहले समझो होता क्या है, कई बार आ चुका है। अब देखो ये कितने सिंपल है, स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत अच्छी है, और आजकल कई बार ऐसा होता भी है। मान लीजिए कि मुझे एक रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दो दोस्तों को कहूंगी कि भाई आप क्या इस बारे में मेरी मदद कर सकते हो? मैं इस चीज में रिसर्च कर रही हूँ, आप थोड़ा मेरे लिए ना मतलब ये चीजों को देखो, तो ऐसे हो सकता है कि नहीं। और आगे ये लोग जो हैं ये भी और लोगों से हेल्प लेंगे, ठीक है, कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक पे रिसर्च करनी है, चलो मैं ये सोनू मोनू से भी हेल्प लेता हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस वगैरह गेन करते हैं कि ये इनका कैसे रहा। तो ये जो ये है माला जी हैं, ये भी गई, ये अपनी फ्रेंड से इन्होंने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो दिस इज स्नोबॉल सैंपलिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज। ऐसा रिसर्च डिजाइन बताओ जिसको जरूरत पड़ती है कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही लेगा, उसका कंटिन्यूइंग बेसिस वही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू चल रही है। कंटिन्यू, देखो कीवर्ड, कीवर्ड ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली रिसर्च का क्वेश्चन, चाहे कितने ही लेटेस्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कीवर्ड ध्यान देने हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में एक ना एक कीवर्ड होता है, जैसे सीआईडी में वो एक ना एक लूप होल था, तो दया फटाफट वो पता लगा लेते हैं, उसी तरह से आपको भी कीवर्ड ढूंढना है। तो कंटिन्यू बेसिस की बात हो रही है, तो कंटिन्यू बेसिस इसमें से कौन सा हो सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन में होगा क्या? प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन में होगा?
क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन में होगा या डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन में होगा? तो कंटिन्यू प्रोसेस वही होगा जो लॉन्ग प्रोसेस होगा, है ना? लॉन्ग प्रोसेस होगा तो बात खत्म, ऑप्शन ए। अब ये भी बात याद रखिएगा कि अब जो एग्जाम आएगा ना, बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि 3-3 4-4 ऑप्शन नहीं, मैक्सिमम 5-5 ऑप्शन आने लग गए हैं। बट इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि हम प्रैक्टिस क्यों करें ये वाले 4 ऑप्शन वाले। अरे भाई 4 ऑप्शन आएंगे तो पांचवा तो ऑटोमेटिकली कर लोगे ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिलो आर गिवन 2 कॉलम। फटाफट से पढ़िए। 2 कॉलम है, एक में मेथड ऑफ टीचिंग है, एक में फोकस ऑफ मेथड है। यहाँ पर तो कर दिया गया है लेकिन फिर भी समझो। कोलैबोरेटिव मेथड, ठीक है, कोलैब करना, यानी जब लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को, कोलैबोरेशन कहते हैं ना। कि हाँ भाई, अच्छा तुम कौन सा टिफिन लेकर आए हो, अच्छा तुम ये लेकर आए हो कचौड़ी, तुम आलू, अच्छा आओ मिलकर खाते हैं, कोलैबोरेशन। लेकिन रिसर्च की बात, टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कोलैबोरेशन से हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे किसी मेथड को। तो क्या हो गया, व्हेन स्टूडेंट शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। कोई चीज आपने सीखी, आप अपने अपने एस्पेक्ट्स दे रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ से ये सीखा और मुझे, मेरा दृष्टिकोण ये है, मेरा दृष्टिकोण ये है, सबके दृष्टिकोण से मिलकर हम लोग किसी नतीजे में पहुंचेंगे, तो वो हो जाएगा कोलैबोरेटिव मेथड। ठीक है जी, कोलैबोरेटिव मेथड। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मेथड। जब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे ईच अदर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविटीज, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट होता क्या है, कंस्ट्रक्ट करना, किसी नॉलेज को क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएटर हो जाता है। टीम टीचिंग, जब एक्सपर्टीज हो जाए टीचर्स का टीचिंग पे, यानी कि व्हेन एक्सपर्टीज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन टीचिंग, दैट इज टीम टीचिंग। टीम टीचिंग पे सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है हाल ही में 2022 में ही। टीम टीचिंग जब बहुत सारे टीचर, यानी 2 या 2 से ज्यादा टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टीचर मिलकर किसी चीज को पढ़ाते हैं, दैट इज टीम टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यस, a tentative propositions with unknown validity that specify a relationship between two or more variables, ठीक है, two or more variables। अब यहाँ पे समझो, वेरिएबल का मतलब क्या है भाई, दो चीजों में आपस में जो कनेक्शन निकाला जाता है उसको हम रिसर्च में यूज करते हैं। तो पूछा गया टेंटेटिव प्रोपोजिशन क्या होती है, देखो कीवर्ड ढूंढो, ये है टेंटेटिव प्रोपोजिशंस। एक ऐसे प्रोपोजिशन जिसमें वैलिडिटी सर्च की जाएगी, रिलेशनशिप देखा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो वो है जिसके बेस पर हम कर रहे हैं रिसर्च। प्रपोजल कहेंगे, प्रपोजल भी कह सकते हैं, बट प्रपोजल में भी हमें एक लेटर देना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं किसी चीज को सॉल्व करने वाला हूं कैसे। रिसर्च डिजाइन, डिजाइन तो होगा बाद में, जब मैं पहले प्रॉब्लम बताऊंगा उसको कैसे, मुझे मेरा क्या उसके बारे में थ्योरी है, मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मुझे एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। एक मुझे टेंटेटिव, यानी कि टेंटेटिव क्यों, क्योंकि जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा, ये साबित नहीं हो पाएगा कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो तब तक मेरी हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव है। ओके, क्लियर। चलो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, नल हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ है हमने, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। जो भी पॉइंट समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। ये है आज अभी की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी ही हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलने वाले हैं हम, देर मत कीजिएगा, फटाफट से पेपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि जीआरएफ तो निकालना ही है।